कि जब हमारे किसी भी प्राचीन ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि हम लोग बाहर से आए, तो फिर हम किसी विदेशी व्यक्ति की बात को क्यों मान लें। वास्तविकता ये है कि हम ही भारत के मुख्य जो है निवासी हैं और हम ही ने विश्व की सभ्यता आरंभ की है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आपका स्वागत है रीड माई स्टोरी चैनल पर, जहां पर मैं इंटरव्यू करता हूं ऑथर्स को, स्पीकर्स को, कोचेस, सेलिब्रिटीज, एंटरप्रेन्योर्स को। और आज मेरे साथ में है डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा, जो एक कृषक परिवार से हैं, जिन्होंने पीएचडी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में मेरठ यूनिवर्सिटी से एजुकेशन प्राप्त की है। साथ ही साथ इनका 44 सालों का एक्सपीरियंस है और करंटली ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में निर्देशक रिसर्च के रूप में कार्यरत है। और 50 वर्षों से सर जो है भारतीय शास्त्रों व प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और साथ ही कई शास्त्रों व विद्वानों द्वारा लिखित ग्रंथों का संग्रह किया है। साथ ही साथ स्वाध्याय भी किया है और स्कूलों, विद्यालय, सामाजिक व धार्मिक संस्थान में भारतीय शास्त्र व प्राचीन इतिहास पर व्याख्यान भी दिए हैं। और विश्व वेद सम्मेलन 2010 में उज्जैन में वैदिक वर्ण व्यवस्था पर व्याख्यान दिया है सर ने। भारतीय धर्म व प्राचीन इतिहास का प्रचार विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख का प्रकाशन ऑनलाइन व सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर रहे हैं। विशेष रूप से भारतीय विज्ञान संरचना समूह लखनऊ, सभ्यता अध्ययन केंद्र दिल्ली एवं संगम टॉक दिल्ली, सक्सेस प्लस एकेडमी जयपुर आदि के मंच के साथ में भी क्रमबद्ध रूप से व्याख्यान कर रहे हैं। और गत 5 वर्षों में विश्व के प्राचीन इतिहास व शोध कर एक शोध ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम है विश्व सभ्यताओं का जनक भारत। इस ग्रंथ में 131 ग्रंथों के संदर्भों के माध्यम से, जिनमें 35 विदेशी ग्रंथ हैं, और यह ग्रंथ यह सिद्ध किया है कि मनुष्य की उत्पत्ति भारत से हुई, जिन्हें आर्य कहा गया। इन्हीं आर्यों ने विश्व में अलग अलग जगह पर जाकर मानव बस्तियों का निर्माण किया, भारतीय संस्कृति का विस्तार किया। इस ग्रंथ के प्रचार से विदेशी दुष्प्रचार का खंडन होकर भारतीयों में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी तथा विश्व बंधुत्व भावना को बढ़ावा मिलेगा। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर अखिलेश से। सर, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे और आप थोड़ा सा अपने बारे में हल्का सा बताएं, फिर हम आगे। सभी को नमस्ते। नमस्कार सर। मैं एक कृषक परिवार से हूँ। मेरा गांव रामपुर है और वो हापुड़ के पास पड़ता है। मेरे पिताजी किसान थे और मैं वहीं से पढ़ता हुआ आगे जो है बढ़ा। मैंने MSc की है जनता वैदिक कॉलेज बड़ौद से, और फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से PhD की है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में। और अभी मैं इंदौर में रहता हूँ और जो भी सामाजिक कार्य हो सकते हैं वो सब मैं करने की कोशिश करता हूं। मेरा नाम अखिलेश चंद्र शर्मा है जी। थैंक यू सो मच सर। और सर, सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह से आपकी पास्ट लाइफ ने आपको अफेक्ट करा, आपका करियर या आपके जो करियर चॉइसेस है उसको पिक करने के लिए। और साथ ही साथ हमारे हमेशा मन में विचार रहते हैं कि हम बड़े होके ये करेंगे या इस प्रोफेशन में जाएंगे, तो उस तरह से कुछ विचार आपके मन में भी रहे होंगे। तो क्या वो विचार जो आप करना चाहते थे और जो आप कर रहे हैं वो सेम है या अलग है, और किस तरह से वो अलग है? जी, एक किसान परिवार से होने के कारण मैंने आरंभ में जो है खेती की थी। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ये महसूस किया कि जो किसान का जीवन है वो बहुत ही संघर्षशील है। राइट। और विभिन्न तरह के संघर्षों से गुजर कर ही वो अपना रोजी रोटी चला पाता है। और उस संघर्ष के कारण उसके अंदर एक अद्वितीय क्षमता आ जाती है कि वो हर परिस्थिति से निपट सकता है। करेक्ट। इसी कारण जो भी गांव से निकले होते हैं या गांव के लोग होते हैं वो किसी भी छोटी बड़ी समस्या से घबराते नहीं और मेहनती भी ज्यादा होते हैं। जी, मैंने ये भी महसूस किया कि वर्तमान में कृषि की उन्नति के बहुत सारे कार्य होने बाकी हैं। राइट। इस बात से प्रभावित होकर मैंने अपनी पढ़ाई का क्षेत्र भी कृषि ही चुना और मैंने कृषि विज्ञान से ही BSc ऑनर्स और MSc किया। और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में जो दाखिला लेने का एक कारण ये भी था कि मैं ये चाहता था कि जो भी हम फसल उगाएं वो अधिक उत्पादन देने वाली हो। विपरीत परिस्थितियों में भी वो अच्छा उत्पादन दे और किसान को वास्तव में जितनी मेहनत वो करता है उससे उसको लाभ। सही बात। प्रॉब्लम यही होती है ना कि थोड़ा सा वेदर चेंज होता है या वेदर की कंडीशन के हिसाब से फसल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जी जी जी।
तो मैंने इसीलिए ये क्षेत्र जो है चुना और आगे चलकर लगभग 79 से लेकर अभी तक 1979 से लेकर अब तक किसानों के बीच में ही कार्य करता रहा हूँ विभिन्न पदों पर रहकर, और मैंने ये कोशिश की है कि किसानों का सर्वांगीण विकास हो। करेक्ट। और जब आप छोटे थे तो आप मतलब इसी फील्ड में आना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे? नहीं, मैं ये देखता था कि किसान बहुत उपेक्षित है और मैं खेती ही करता था। मैंने हल भी जो है चलाया है। राइट। तो मैंने ये महसूस किया कि मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ूं और जो हमारे पूर्वजों का काम है उसको और अधिक लाभ देने वाला बनाऊं। करेक्ट, वंडरफुल। सो सर, अगर हम बात करें पैशन की, तो किन चीजों को लेके आप बहुत ज्यादा पैशनेट है अपने लाइफ में? जी, मैं तो एक तो जो कृषि का विकास है उसके बारे में अभी तक कोशिश में लगा हूं और मैंने प्रयास किए हैं, काफी सफलताएं भी मुझे प्राप्त हुई हैं। और दूसरा मेरा उद्देश्य है सत्य सनातन वैदिक धर्म का फिर से विश्व में विस्तार हो, सभी लोग उसको जाने ताकि विश्व में सुख, समृद्धि और उन्नति के मार्ग खुल जाए। करेक्ट। और आप इस टॉपिक के ऊपर काफी टाइम से रिसर्च भी कर रहे हैं? बिल्कुल जी। ग्रेट। तो सर, जैसे कि आपने बताया आपने पीएचडी करी मेरठ यूनिवर्सिटी के साथ में, उसके बाद आपकी करियर तब से लेके अब तक कैसा रहा? आपने क्या किया अपने करियर में किया? और जो आपने अभी जैसे बता रहे थे कि आपने कृषि के क्षेत्र में कुछ अच्छी सक्सेसेस भी अचीव करी है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी विस्तार से शेयर करिए हमारे साथ। जी, सर्वप्रथम मेरी नौकरी जो है कृषि विभाग हरियाणा में लगी थी, कृषि विकास अधिकारी के रूप में। राइट। मैं वहाँ गया और किसानों को नई खेती के तरीके समझाए, जैसे धान को लाइन से बोना, सही समय पर इनपुट का उपयोग करना ताकि उनकी उपज में वृद्धि हो। प्रचार प्रसार करने का तरीका इस तरह का मेरा रहा, क्योंकि मैं खुद एक किसान का लड़का था। तो मैं किसान की मानसिकता समझता था, उससे किस प्रकार हम प्रेम से मिलकर अपनी बात समझा सकते हैं, वो तरीका मैंने अपनाया। और उसका केवल एक ही सिद्धांत होता है कि आप किसान को इज्जत दो और कभी उसे ये महसूस न होने दो कि आप उनको कुछ ज्ञान देने आए हैं, बल्कि आप उनको केवल इतना बताओ कि मैंने ये जाना है और ये किसान के हित में है, इसलिए मैं आपको ये चीज बताने आया। करेक्ट जी। क्योंकि वो होता ही है ना कि अगर आप किसी को ज्ञान देने की कोशिश करते तो वो कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता है, मैं इतने पीढ़ियों से हम लोग ये करते आ रहे हैं, तो हमें तुम क्या सिखाओ। मतलब वैसे भी जीवन में भी आप किसी का मान सम्मान रखते हुए कोई बात कहोगे तो वो आपकी बात मान लेगा, वरना तो आजकल तो बच्चा भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं हो। करेक्ट जी। और उसके बाद मैंने बीज प्रमाणीकरण संस्था में नौकरी करी थी एज बीज प्रमाणीकरण निरीक्षक के तौर पे। वहाँ भी मेरी कोशिश ये ही रही थी कि किसान लोग अच्छे से अच्छा बीज उत्पादन करें। उसके बाद में मध्य प्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ में मध्य प्रदेश में आकर मैंने नौकरी करी। वहाँ मेरा जिला प्रबंधक का पद था। वहाँ भी मैंने जो उत्तम रीति होती है सोयाबीन खेती की, उस समय तो आरंभ ही हो रही थी, 84 में मैंने ज्वाइन किया था। तो किसानों के बीच में जाके उनको अच्छी प्रकार से सोयाबीन की खेती करना सिखाया। कम पैसे में कैसे हम अधिक उपज लें उसके बारे में कितनी ही मीटिंग करी, कितनी ही चर्चा करी। और आज हम जैसे हजारों लोगों की बदौलत मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन का कटोरा माना जाता है। करेक्ट। और किसान लोग जो पहले केवल ज्वार बाजरा आदि ही करते थे जिनसे अधिक लाभ नहीं होता था, वो सोयाबीन की खेती करके काफी अच्छी आर्थिक स्थिति में आ गए। राइट। तो ये मेरा एक संक्षिप्त रहा। इसके बाद मैंने एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर ली जिसका नाम है मालव सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। वह कंपनी हाइब्रिड वेजिटेबल सीड्स में काम करती है। और बहुत सारी कंट्रीज को से बीज लेती भी है और बहुत सारी कंट्रीज को बीज देती भी है। तो जो उसका R&D वर्क है वो मैं देखता हूँ। तो मतलब बीज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और किस तरह से बीज को और बेहतर बना सकते। जी। राइट। और टोटल आपको करीब 44 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में। जी हाँ। ग्रेट सर। और इसके साथ में सर थोड़ा सा आप मुझे उसके बारे में बताइए जो आपका मेन कोर स्टडी इस टाइम पे जो चल रहा है वैदिक हिस्ट्री के बारे में, बिकॉज वो टॉपिक ऐसा है जो हर किसी को इंटरेस्ट करता है, मुझे तो खास करके। बिल्कुल। मुझे मेरे घर से ही कई शास्त्र उपलब्ध हो गए थे। हमारे पिताजी को पढ़ने का बहुत शौक था, तो कई ग्रंथ जैसे महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र मुझे घर से ही जो है प्राप्त हो गया था। मैंने उसको भी पढ़ा और मैंने ये महसूस किया कि जो वर्तमान में हम हिंदू धर्म या वैदिक धर्म की दशा देख रहे हैं और जो वास्तविक हिंदू धर्म है उसमें अंतर है। तो मैंने शने जो है शास्त्रों का अपनी योग्यता के अनुसार अध्ययन करना आरंभ कर दिया। विद्वानों के चरणों में बैठकर मैंने कुछ जो है सीखा और शास्त्रों का संग्रह करना आरंभ कर दिया। Right. उसका लाभ ये
हुआ कि धीरे धीरे बहुत शास्त्र मेरे पास एकत्र हो गए और जब भी मुझे समय लगता था मैं उनका अध्ययन करता था। मेरा नियम था कि कम से कम सारे व्यावसायिक कार्य करने के बाद 1 घंटे का हम स्वाध्याय अवश्य करें। वो मैंने किया और मैं कुछ कुछ जानकारी प्राप्त कर पाया। कुछ का आशय ये है कि सब कुछ अब तक के स्वाध्याय का ये परिणाम है कि मैं ये जान पाया कि मुझे अभी बहुत जानना बाकी। मेरे गुरु जो है आदरणीय आचार्य गोविंद जी रहे हैं, जो कि भोपाल निवासी थे और अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उनके ही मार्गदर्शन में मैंने अध्यात्म का, भारतीय प्राचीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त किया और वो ही मेरे इस संबंध में प्रथम आचार्य थे। उसके बाद में और भी दूसरे विद्वानों के चरणों में बैठकर कुछ सीखता रहा। जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि अगर आपको कुछ सीखना है तो उसके लिए आपको किसी न किसी गुरु की या किसी न किसी विद्वान की सहायता की जरूरत तो पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है। सत्य सनातन वैदिक धर्म के जितने भी शास्त्र हैं, आप उनको पढ़ तो सकते हैं, लेकिन आप समझ जब ही सकते हैं जब गुरु आपको समझाए और आप स्वयं भी उनके बारे में चिंतन करें। अगर आपने चिंतन नहीं किया तो गुरु के समझाने के उपरांत भी आप उनको जान नहीं पाए। क्योंकि खाली पढ़ लेना काफी नहीं है, उसको जानना और समझना भी जरूरी है। जी, राइट। तो सर, अगर हम बात करें आपके विजन, मिशन और गोल की, जो आगे 5 से 10 सालों में आपका है, ऑब्जेक्टिव है, तो वो क्या है? आप क्या करना चाहते हो फर्दर आगे अपने वैदिक हिस्ट्री को लेके और अपने करियर को लेके? जी, मैंने अभी तक जो भी सत्य सनातन वैदिक धर्म के बारे में जाना, प्राचीन इतिहास के बारे में जाना, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में जाना, उसके बारे में मैं समय समय पर कॉलेजों में, विद्यालयों में, सामाजिक मंचों में और दूसरे मंचों से अपनी बात रखता रहा हूँ। और मेरी ये कोशिश रही है कि सभी लोग उस प्राचीन सत्य सनातन वैदिक धर्म को जाने जो महाभारत पर्यंत तक, महाभारत पर्यंत मतलब ईसा से 3138 वर्ष पूर्व तक सारे विश्व में जो संस्कृति व्याप्त थी, जो सारा ज्ञान व्याप्त था और सभी लोग कमोवेश वैदिक धर्मी ही थे, उसको लोग बाग समझ पाए, जो वेदों की मान्यता है उसको जो है समझ पाए और सभी लोग उस तरफ लौटे। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कार्य किया है उसको मैंने सोचा है, समझा है और उसी को ही आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहता, जो कि वो आधुनिक भारत के निर्माण करता है। सही बात। उन्होंने वो सारे कार्य किए हैं जो अब की बाकी संस्थाएं उनके थोड़े थोड़े कार्य लेके ही आगे बढ़ रही। कोई ऐसा कार्य ऐसा है ही नहीं जो भारत के अंदर भारत की उन्नति के लिए, समाज सुधार के लिए उन्होंने ना किया हो। इसलिए मेरे जो मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं वो महर्षि दयानंद सरस्वती। राइट जी, ग्रेट सर। जो आपने बात करी बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि जो हमारे वैदिक गुरु जो रहे हैं जितने भी, उन्होंने जो चीज अचीव की अकेले अपनी लाइफ में, उतना आज की डेट में अगर हम एक बड़ा ग्रुप बना के भी कोशिश करें अचीव करने की तो नहीं कर पाएंगे। तो ये तो फैक्ट है। तो सर, जैसे अभी आपने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में इतनी सारी बात शेयर की है, तो मैं जानना चाहता हूँ उसमें से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपने सीखे हैं, वो 2-3 चीजें क्या है? जी, मैंने ये समझा है कि अगर हम सत्य सनातन वैदिक धर्म के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं और जो सत्य, अहिंसा और एक अच्छा व्यवहार, नैतिकता, इसका पालन करते हैं तो हमें अंततः सफलता भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, ये जन्म भी हमारा अच्छा होगा और अगला जन्म भी हमारा अच्छा होगा। कुटिलता से, चालाकी से, किसी को धोखा देके हम कुछ चीजें कुछ समय के लिए प्राप्त तो कर सकते हैं, पर अंततः उसका अच्छा नहीं होगा। वो या तो हमें भुगतना पड़ेगा या फिर हमारे आने वाली संतानों को भुगतना पड़ेगा। सही बात। और इसकी प्रेरणा मैंने अपने पिताजी से ली थी। वो अत्यंत बुद्धिमान और परिश्रमी थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में परिवार को आगे जो है बढ़ाया था। तो मैंने ये महसूस किया कि वो सदैव मेहनत के साथ, पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान जो है रखते हैं। मैंने भी अपने जीवन में इसी चीज का सहारा लिया कि व्यक्ति को ईमानदारी, बुद्धिमानी और परोपकार के साथ, मनुष्य हो तो परोपकार को कभी ना भूलो, मनुष्यता को कभी ना भूलो और उसी के साथ आगे आप बढ़ते रहो तो आपका जीवन अंततः बहुत अच्छा होगा। और कोई आपको अच्छा कहे या ना कहे, लेकिन आपकी आत्मा आपको ये कहेगी कि आपने जीवन में वास्तव में सही काम किए और आपके अंदर एक अंदर से ही संतुष्टि रहेगी। आप कभी अपने आप को कमजोर नहीं पाएंगे।
अरे, बाकी लोग तो जो मर्जी कहते रहे, अपने को खुद को हमें पता रहता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो वो आत्मसंतुष्टि बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आत्मसंतुष्टि रहेगी आपके साथ, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस प्रकार से जीवन जीते हैं तो ईश्वर आपकी सहायता करता ही रहेगा और आपका आत्मबल इतना ऊंचा होगा कि बहुत सारे काम आप आत्मबल के ही सहारे कर जाएंगे। सही बात है। और आपको यश मिलेगा, आपको उत्तरोत्तर हर प्रकार से आपकी वृद्धि होगी। जी सही बात है। जो भी हम काम करते हैं उसका जो इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में आता ही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जरूरी यही है कि हम पॉजिटिव वे में काम करें ताकि पॉजिटिव आउटकम ही रहे, तो वो बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमको खुद को अंदर से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बहुत जरूरी है। जी, तो सर, जैसे कि आपकी बुक है विश्व सभ्यताओं का जनक भारत, तो इसमें जो आपने थॉट के ऊपर जो काम किया, जो रिसर्च करी है, वो ये है कि आर्यंस इंडिया से गए थे, डिफरेंट जगहों पे जाके सेटल हुए और वहाँ पे अलग अलग सभ्यताओं की शुरुआत उन्होंने की। पर आज तक जो हम हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं वो उसका अपोजिट पढ़ते आ रहे हैं कि आर्यंस इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया में आके नॉर्थ में बेसिकली वो बसे और नॉर्थ में जो आज की डेट में इंडियंस है वो आर्यंस है। ऐसा हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट आपकी बुक में विचार अलग है। तो थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालिए कि वो क्या है, कैसे है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वास्तविक बात यह है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को ये महसूस हुआ कि हम भारत पर जब ही राज कर सकते हैं जब हम भारतीय संस्कृति जो प्राचीन है, जो बहुत ही समृद्धशाली है, उसको हम किसी प्रकार नष्ट कर दें या उसको हम छोटा बता दें। राइट। उन्होंने इस संबंध में तरह तरह के प्रयास आरंभ कर दिए। उसी प्रयासों में मिस्टर थॉमस ने 1966 में लंदन में जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी, एक कल्पना पेश कर दी कि आर्य लोग जो है आर्याना प्रदेश से भारत में आए, पंजाब में उतरे और वेदों के गीत गाते हुए यहाँ पे जो है बस गए। उनकी ये कोशिश थी कि इस देश का रहने वाला कोई नहीं है। जैसे हम अभी आए हैं, हमसे पहले मुगल आए थे और उससे पहले आर्य आए थे, तो उनकी कोशिश ये थी कि भारतीय संस्कृति को छोटा दिखाया जाए। राइट। और उनको बाहरी दिखा के ये सिद्ध किया जाए कि आज हमारा जितना इस भारत पे अधिकार है उतना ही आर्यों का अधिकार है, उतना ही मुगलों का अधिकार है। वो भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते थे। इसके संबंध में सर्वप्रथम 1875 में महर्षि दयानंद ने ये उद्घोषणा की कि जब हमारे किसी भी प्राचीन ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि हम लोग बाहर से आए, तो फिर हम किसी विदेशी व्यक्ति की बात को क्यों मान ले। वास्तविकता ये है कि हम ही भारत के मुख्य जो है निवासी हैं और हम ही ने विश्व की सभ्यता आरंभ की है। मैंने इसी बात को चिंतन मनन अध्ययन कर वैदिक विद्वानों के द्वारा जो बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे आचार्य रामदेव जी ने लिखा है, आचार्य गुरुदत्त जी ने लिखा है, आचार्य भगवत दत्त जी ने लिखा है और दूसरे लोगों ने जो लिखा है उसका स्वाध्याय करता रहा। और पिछले 5-6 वर्ष की मेहनत के बाद मैंने इस ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है विश्व सभ्यताओं का जनक भारत। इसमें मैंने 131 ग्रंथों का संदर्भ दिया है, जिसमें कि 35 विदेशी ग्रंथ है। और उस हर चीज जो है प्रमाण के साथ लिखी है। मैंने इसमें ये सिद्ध किया है कि मनुष्य की उत्पत्ति भारत में हुई और उसके जो प्रमाण है भारतीय शास्त्रों में वो मैंने उसमें जो है दिए हैं। उसके बाद किस तरह मनु की और मनु के बाद में संतति आरंभ हुई और क्या क्या स्थितियां रही, कितने कितने वंश आगे बढ़े, उसके बारे में मैंने जानकारी। मैंने ये सिद्ध किया है प्रमाणों के आधार पर कि सृष्टि के प्रथम में जो सभी मनुष्य उत्पन्न हुए थे वो अति विद्वान, अति बुद्धिमान, अति शक्तिशाली और हर सामर्थ्य में उच्चतम थे, जिन्हें हम लोग ऋषि कहते हैं। उन्हीं ऋषियों में से मरीचि के पुत्र कश्यप थे, कश्यप के पुत्र विश्वान थे और विश्वान के पुत्र मनु थे। मनु को प्रथम राजा बनाया गया, यानी ये आप समझ लीजिए कि जो मनु थे वो प्रथम क्षत्रिय थे। वेदानुसार उनको क्षत्रिय का कर्म दिया गया, क्योंकि समाज के अंदर आलस्य और प्रमाद के कारण व्यवस्थाएं भंग हो रही थी। उस समय तक कोई भी राजा नहीं था, कोई राज शासन नहीं था और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कंट्रोल करने की आवश्यकता हो, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को धर्मानुसार ही बरतते थे। उस समय कोई जाति भी नहीं थी, कोई वर्ण भी नहीं। तो पहला जो वर्ण है क्षत्रिय वर्ण, वो मनु बने और मनु ने जो है जो वेद की आज्ञा अनुसार एक संविधान बनाया, जिसे मानव संविधान कहते हैं या मनुस्मृति कहते हैं।
और उसके आधार पे समाज को, राष्ट्र को और सारी व्यवस्थाओं को एक सूत्र में बांधा। मनुस्मृति के संबंध में बहुत विभिन्नताएं हैं, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, पर मनुस्मृति के वही श्लोक मान्य हैं जो वेदों के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार पाए जाते, जो मानव मात्र के लिए। और मनु की जानकारी समस्त प्राचीन साहित्य में आपको मिल जाएगी। वो कहीं मनु नाम से होगी, कहीं नूह नाम से होगी, कहीं मिनोस नाम से होगी। जैसे मिस्र के लोग अपने को जो है मिनोस का वंशज मानते हैं। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में मनु का वर्णन आपको मिल जाएगा। ये रचना मैंने की, उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में भी मैंने जानकारी दी, वेद की उत्पत्ति के बारे में भी जानकारी दी, मनुष्य उत्पत्ति के भी बारे में जानकारी दी, और 17 प्राचीन क्षेत्र या खंड या जो देश है उनके बारे में मैंने जानकारी दी कि देखिएगा इन क्षेत्रों में पहले प्राचीन जो सत्य सनातन वैदिक धर्म था वही था और इनकी स्थापना आर्यों ने ही की। उसके लिए सबसे पहले मैंने जो भारतीय शास्त्रों में प्रमाण थे वहाँ के, उसके बारे में जानकारी दी। जैसे कि यवन देश या ग्रीस जिसे आजकल कहते हैं, वहाँ जो यवन है वो भारतीय वंशज हैं और वो भारत से ही गए थे और वहाँ जाके उन्होंने सभ्यता आरंभ की। ये मैंने जो है महाभारत के एक श्लोक से प्रमाण दिया है। जो अमेरिका के मे लोग हैं, जिनको आजकल अंग्रेजी में म्यान भी कहने लगे हैं, वो मे लोग जो है भारत के ही थे। जैसे कि जो रावण था उसकी पत्नी मयासुर की ही लड़की थी। जो अर्जुन ने जिसको जो है बचा लिया था जब वो एक जंगल को जो है फूंक रहे थे, तो वो मे नाम का इंजीनियर था जिन्होंने उनकी सभा जो है बनाई थी केवल 1.25 साल में ही। तो ये मे लोग जो बड़े इंजीनियर होते थे और भारत से ही गए थे। वो आज भी जो विभिन्न विद्वानों ने पाया है, आज भी वो भारतीय सभ्यता और परंपरा के अनुसार ही जीते हैं जितने भी बच्चे हैं। तो इसी प्रकार मैंने ये प्रथम जानकारी दी कि भारतीय शास्त्रों में उन लोगों के बारे में क्या जानकारी है। दूसरे मैंने ये जानकारी दी कि वहाँ के जो शास्त्र हैं, वहाँ के जो प्राचीन इतिहास है, उसमें भारतीयों के बारे में क्या लिखा है। जैसे अंग्रेजों की बहुत सारी पुस्तकें ये बताती हैं कि वो ये खुद कहते हैं कि हम लोग, हमारे पूर्वज भारत से आए या पूरब से आए, या हमारे पूर्वज आर्य हैं। जब वो खुद कह रहे हैं तो हमें ये बात मानने में क्या दिक्कत। हिस्ट्री का जो ये बीच का टाइम पीरियड रहा, मुगलों के बाद अंग्रेजों का जो भारत में आना था, उस ड्यूरेशन में ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। हिस्ट्री को लेके जो डिस्टॉर्शन हुआ, बुक्स को लेके, किताबों को लेके, लाइब्रेरीज को जलाया गया। तो उस टाइम पे ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो डेलिबरेटली मतलब खत्म करने की, नष्ट करने की कोशिश की गई। वो तो करी गई। 70 साल से हमें भी गलत इतिहास जो है पढ़ाया गया। हमारे अंदर एक ये भावना भर दी गई कि हम तो सबसे ज्यादा कमजोर हैं, हमारी संस्कृति तो सांपों की संस्कृति रही है। जबकि वास्तविकता ये है कि जो विश्व की जो जननी है वो हर प्रकार से भारत की है, भारत के लोग। अब आपको आश्चर्य होगा, जिसको आज हम चंगेज खान कहते हैं, उसका सही नाम जिंगिस कगान है, जिंगिस कगान। और वो किरात जाति का हिंदू था और उसकी जो समाधि पे आज भी शिव जी का त्रिशूल लगा हुआ है, क्योंकि वो शिव का भक्त था। उसके पोते कहीं जाके बौद्ध हुए और उसके बाकी वंशज कहीं जाके मुसलमान हुए। आज भी अगर आप मंगोलिया में चले जाएंगे तो आपकी बहुत भारी इज्जत होगी। अगर आप गंगा की रेती या गंगा जल ले गए तो आपकी पूजा जो है की जाए, इतनी मान्यता है। ग्रेट। तो इन सारी तथ्यों को उजागर करते हुए मैंने ये ग्रंथ लिखा। इसके कई उद्देश्य ये थे कि हम सभी विश्व के मानव ये जान लें कि हम सभी एक ही पूर्वजों की संतान है। वर्ण व्यवस्था बाद में आरंभ हुई, जो कि आज बिगड़कर जाति व्यवस्था हो गई। जितने भी पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं वो उन्हीं सृष्टि के प्रथम में उत्पन्न हुए ऋषियों की संतान हैं। और हम सब लोग जो हैं, भारतवासी जितने भी लोग हैं, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे लोगों ने ही जाके विश्व की सभ्यता समय समय पर आरंभ की। और जितने भी विश्व के लोग हैं उनकी जो प्राचीन संस्कृतियां हैं वो इस बात की साक्षी हैं। इस सबसे होगा क्या, जैसे कि भारत में आज आप देख रहे हैं कि तरह तरह के मत संप्रदाय और अपने आप को अलग अलग कहने लगे हैं। ये सब समाप्त हो जाएगा, हम सब लोग मिलकर रहेंगे और सुखी और समृद्ध हो पाएंगे। इससे वो प्राचीन भारत हो पाएगा। आपने देखा होगा जब गीता में श्री कृष्ण
क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि यदि आप लड़ते हुए मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर आप जीवित रहे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। भारत का राज्य की बात नहीं कही है, पृथ्वी का राज्य। उसका कारण ये था कि भारत के जो राजा होते थे वो चक्रवर्ती राजा होते, और वो चक्रवर्ती राजा सारे पृथ्वी पे शासन करते थे। शासन करने का उनका अंदाज ये होता था कि अलग अलग हिस्से के अलग अलग राजा होते थे, और वो भारत के राजा को ही अपना राजा मानते थे, उन्हें कर देते। सभा पर्व में ये उल्लेख है कि चीन और ये इधर कांधार यवन लोग तक उनको जो है भेंट देने आए थे, और भेंट उसी को दी जाती है जिसको अपना राजा माना जाता है। तो ये सारा प्राचीन जो हमारा बहुत ही गौरवान्वित करने वाला इतिहास है वो मैंने इस पुस्तक में समेटा। ग्रेट सर। हर बात जो है प्रमाण के साथ लिखी। जी, आपने बहुत मेहनत करी है इस ग्रंथ को लिखने में, और इसके लिए रियली हैट्स ऑफ टू यू। और सर, जैसे कि हम बात करते हैं, जो अभी आपने थ्योरीज और जो आपने रिसर्चेस वगैरह करी है और उसके बेसिस पे आपने बुक लिखी है, अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में ये जानना चाहता हूँ, ये किस तरह से हमारे करंट टाइम्स पे इम्पैक्ट करेगी और हमारे फ्यूचर दिशा निर्देश या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच जो रहेगी उसको किस तरह से ये डायरेक्शन देगी। देखिए, वर्तमान में आप महसूस कर रहे हैं कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, वो इस देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, और इसलिए हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए कि हम भारत को विश्व गुरु पुनः जो है स्थापित करें। उसके लिए आवश्यक ये है कि हम सब भारत के लोग ये जाने और माने कि हम सब लोग एक हैं और एक ही पूर्वजों की संतान है। अभी आप महसूस कर रहे होंगे कि कुछ लोग जो है जिसमें खासकर बहुजनवादी है, वो यह झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी, और ये जो बाकी लोग हैं ये लोग बाहर से आए हैं, यानी भारतीय समाज में वो लोग बंटवारा करने की कोशिश करते हैं। वास्तविक बात ये है कि या तो वो अज्ञानतावश ऐसे कर रहे हैं, या वो धूर्ततावश ऐसे कर रहे हैं, या वो विदेशी पैसे के बल पर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि विदेश के लोग नहीं चाहते कि भारत मजबूत हो। इसलिए वो तरह तरह से खालिस्तानी के रूप में, नक्सलाइट के रूप में और कम्युनिस्टों के रूप में इस तरह के लोगों को उतारते रहते हैं, जिससे कि भारत के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट सदैव से ही पैदा होता रहे। तो यदि इस पुस्तक का अच्छा प्रचार प्रसार हो जाए तो जहाँ भारत के लोग एक हो जाएंगे, वहाँ विश्व के लोग पुनः ये जान पाएंगे कि हमारे जो आदि पूर्वज थे वो भारत के ही लोग थे, तो उनके अंदर भारतीयों के प्रति एक सम्मान होगा, एक बड़प्पन होगा, और वो सदैव भारत को अपना पुनः विश्व गुरु मानने लगे। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी, यदि मेरे रहते तो ये नहीं होगा, लेकिन यदि आगे चलकर ऐसी परिस्थिति हो जाए कि सभी विश्व के लोग ये जान जाएं, तो जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, जो सभी विश्व के मनुष्यों का प्राचीन धर्म है, उसको वो जानने लगेंगे, मानने लगेंगे। विश्व में सुख, समृद्धि और शांति हो जाएगी, कहीं कोई लड़ाई झगड़े का बात नहीं हो पाए। तो ये मेरी वो पुस्तक लिखने का उद्देश्य है। बहुत जरूरी है हम सबको अपने जो रूट्स हैं, जो जड़े हैं, उनको उन तक जाना, पहचानना, क्योंकि आज की डेट में चाहे हम इंडिया की बात करें या किसी और कंट्री की, तो वो जो पिछले कुछ 1000-2000 सालों के बीच में जो चीजें हुई है, उसी का जो हिस्टोरिकली एविडेंस, चाहे वो सही है या गलत है, तथ्य जो बना के रखे गए बुक के फॉर्म में, वो उसी के बेसिस पे चर्चा करते हैं, उसी के बेसिस पे तर्क वितर्क करते हैं। वो आधा नॉलेज से भी आधा है, मतलब वो नॉलेज ही नहीं है। इनफैक्ट वो कुछ लोगों ने मिलके कुछ चीजें लिख दी, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। जब तक वो स्टडी करेंगे नहीं, डिटेल में जाएंगे नहीं, डीप जो रूट्स हैं किसी भी धर्म की, वो जब तक उस जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक उन्हें उसका पता ही नहीं चलेगा वो है कहाँ तक, कितनी लंबी फैली हुई है, कहाँ तक फैली हुई है। तो वो बहुत जरूरी है जो आप इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। और भी कुछ हिस्टोरियंस है जो इस तरह के टॉपिक्स पे या इस तरह के इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो काम कर रहे हैं, रियली हैट्स ऑफ टू देम। ये बहुत अच्छा काम है, कर रहे हैं। और मतलब पॉसिबल हो कि एक प्रॉपर तरीके से रिसर्च टीम बनाई जाए बड़ी सी, जो इन चीजों के ऊपर ना सिर्फ इंडिया में बाकी और जगह भी जाके काम करे, तो और ज्यादा आसानी होगी इन तथ्यों को सामने लाने में, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महर्षि दयानंद और उनके विद्वान शिष्यों ने समय समय पर व्याख्यान दिए हैं, पुस्तकें लिखी हैं, जानकारी दी है, और ये कोशिश की है कि जो भारत का सही इतिहास है वो ही लोगों को पढ़ाया जाए। भगवत दत्त जी ने बहुत ही उत्तम इतिहास लिखा है, जिसकी विश्व भर में जो है प्रसन्नता होती है।
जब देश आजाद हुआ तो भगवत दत्त जी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उनके पास लेकर गए और उन्होंने ये निवेदन किया कि जो आप ये अंग्रेजों का बनाया हुआ इतिहास है वो तो आप पढ़ाएं, साथ में ये हमारा भी इतिहास पढ़ाएं जो कि हमने शोध के द्वारा निश्चित किया है, तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि वो हमारे इतिहास को पीछे रख दिया गया और वो नहीं पढ़ाया गया। और दुर्भाग्य की बात ये है कि जो लोगों ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता और शास्त्रों को जाना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, वो आज अपने आप को बहुत बड़े इतिहासकार लिखते हैं और उनकी कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें बाजार में दे पाएं जिससे कि उनकी ही बात सुनी जाए। और जो हम जैसे छोटे मोटे लेखक हैं या आदरणीय वेदवीर जी हैं, मिश्र जी, पंकज हैं या और दूसरे विद्वान लगे हुए हैं, उनकी आवाज जो है दब के रह जाए। तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि ऐसे लोगों से या ऐसे लोगों की बातों से दूर रहना है जो भारत के बारे में गलत जानकारी लगातार दे रहे हैं। अब आप देखिएगा कि कलयुग का आरंभ ईसा से 3102 वर्ष पूर्व हुआ, उसके 36-37 वर्ष पूर्व जो है महाभारत हुआ। पर ये अंग्रेज और कम्युनिस्ट जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि वेद तो केवल ईसा से 1200 वर्ष प्राचीन, वो सारा इतिहास 1200, 1500, 2000 तक ही समेटना चाहते हैं। इसका एक कारण है साहब, बाइबिल में जो वंशावली दी गई है उसके अनुसार ये सिद्ध होता है, जो जिसको वो आदम कहते हैं, आदम का आरंभ ईसा से 4004 वर्ष पूर्व हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक जेम्स ऊसर करके पादरी हुए थे 15वीं-16वीं शताब्दी में, उन्होंने ये खोज करके बताया था। तो अंग्रेजों को उस समय उतना ही मालूम था, तो उनकी कोशिश ये थी कि जो भारतीय सभ्यता है वो हमारी सभ्यता से प्राचीन सिद्ध न हो जाए, इसलिए वो जो है सिकंदर के आक्रमण से पूर्व का इतिहास को काल्पनिक कहते हैं और हमारा इतिहास जो है कमतर करते हैं, जिसका कोई आधार नहीं, जिसका उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अंग्रेज लोग तो चले गए, पर ये जो काले अंग्रेज हैं या तो अज्ञानतावश या धूर्तावश या विदेशों से पैसा प्राप्त करके भारत के इतिहास को उसी दूषित रूप में पढ़ाते रहते हैं जो कि विदेशों द्वारा आरंभ किया गया। पर अब वो समय आ गया है कि हम लोग जागृत हों और जो हमारा सत्य इतिहास है उसको ही हम जान पाए। राइट, सही बात है सर, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और जितने भी यंग लोग हैं उनको भी इस मुहिम का हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी इसको हम और ज्यादा आगे पहुंचा पाएंगे। मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी भी कोशिश रहेगी कि इस तरह के टॉपिक्स के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें, आपको और आप जैसे और जो विद्वान है उन लोगों को हम यहाँ बुलाएं और उनके व्यूज को हम शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में। तो दैट वुड बी वन थिंग कि जो हम कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं हम अपनी तरफ से और कोशिश करते हैं और लोगों को जोड़ने की, और देखते हैं कुछ ना कुछ अच्छा तो निष्कर्ष निकलेगा आगे चल के। तो सर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर मैं आपकी बात करूं पर्सनली, आप इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है? जब आप ऑडियंस को फेस करते हैं या किसी गैदरिंग में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसका प्लस या माइनस क्या रहता होगा उस सिचुएशन में? भैया जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ इस पुस्तक के बारे में कि लगभग 15 जो भारत के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान हैं उन्होंने इस पुस्तक की प्रशंसा अभी तक की है, और जो 5 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं उन विद्वानों ने इस पुस्तक की प्रशंसा की है। हमारे आदरणीय असम के मुख्यमंत्री शर्मा जी, उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा की है। राज्यपाल गुजरात, उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा की है, और हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख, उन्होंने बहुत इसकी जो है प्रशंसा की है। और दूसरी मैंने लगभग 150 से 200 पुस्तकें जो भारत की नामचीन हस्तियां हैं उनको भेजी हैं। तो अभी तक जो परिणाम मुझे प्राप्त हुए हैं वो मैं आपके सामने सम्मुख रख रहा हूँ। जहाँ भी दी है, मध्य प्रदेश की आदरणीय जो संस्कृति मंत्री हैं उषा जी ठाकुर, उन्होंने इसकी बहुत प्रशंसा की है और उन्होंने लगभग 100 से अधिक पुस्तकें लोगों को भेंट स्वरूप बांट भी दी हैं। तो ये इसकी अब तक की प्रोग्रेस है। जहाँ भी मैंने इस पुस्तक को दिया है लोग बाग इसको अच्छा मानते हैं, और मेरी कोशिश ये है कि मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, भारत के सभी वासी मिलकर इसके प्रचार प्रसार में और इस जानकारी के प्रचार प्रसार में योगदान देंगे तो ही भारत का भला होगा। अब मैं आता हूँ आपके
कृष्ण के उत्तर। जो अंतर्मुखी और बाहरमुखी की बात है, तो जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हम प्राप्त करने के बाद उसका चिंतन मनन करते हैं, और चिंतन मनन करके जिस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं वो तो अंतर्मुखी की बात हो गई। जो व्यक्ति अंतर्मुखी होगा वही चिंतन मनन और स्वाध्याय कर पाएगा, और जो वो सही समझेगा उसको वो लोगों के सामने रखेगा, और वो उतना ही रखेगा जितना वो सही समझता है, तो उसकी बात जो है प्रभावशील होगी और सामने वाले उसकी बात को माने। केवल किसी चीज को रट लेना और लोगों को बता देना कोई अकलमंदी की बात नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपने अनुभव या अपने चिंतन से जो निष्कर्ष निकल कर आए उसी को लोगों के सामने रखना चाहिए। करेक्ट जी, दैट्स रियली वंडरफुल। सो सर, अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, तो आपकी जर्नी में बहुत सारे लोग आए होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट भी किया होगा, कुछ ने नहीं भी किया होगा, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया आपकी जर्नी में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ईश्वर की महान कृपा है मेरे पर, मेरे माँ बाप और मेरे पूर्वजों का मेरे पे आशीर्वाद है। उसके साथ साथ ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जो भी मुझे अभी तक गुरु मिले, जो भी चाहे वो किसी भी विषय के हों, जो भी अभी तक मेरे मित्रगण साथी थे या जो मेरे परिवारजन थे, सभी ने मुझे जो है साथ दिया। सभी से मैंने शिक्षा ग्रहण करी, ज्ञान प्राप्त किया, सहयोग लिया, और उन सभी की ही कृपा से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं उन सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें और लंबी आयु तक जिए। ग्रेट जी, वंडरफुल। सो चलते हैं सर अगले सवाल के ऊपर। जैसे कि हमें सभी को कहीं ना कहीं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन हमारी लाइफ में चाहिए होता है, तो आपको आपका मोटिवेशन इंस्पिरेशन आपकी लाइफ में कैसे मिलता है, किसी भी चीज को करने के लिए या किसी भी चीज को रिसर्च करने के लिए, फिर उसके ऊपर काम करने के लिए? सबसे बड़े जो मोटिवेटर हैं, मेरे प्रेरणा सूत्र हैं, जब भी कभी कोई ऐसी मुश्किल आती है तो मैं अपने आदरणीय पिताजी का ही ध्यान करता हूँ, और उनके ही जीवन से जो शिक्षा मुझे प्राप्त होती है उसको लेकर आगे चलता हूँ। दूसरा जो मेरा मोटिवेशन है वो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, जो महर्षि दयानंद और जो मेरे आचार्य रहे हैं उन्हीं के माध्यम से मैं प्राप्त करता हूँ और आगे जो बढ़ता हूँ। वंडरफुल सर। तो अब हम बात करते हैं सर सक्सेस के बारे में। तो सक्सेस को लेके आपके क्या विचार है? आप क्या मानते हैं कि आपकी लाइफ में सक्सेस की अहमियत क्या है, और आपकी लाइफ में सक्सेस जो आप है वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, संतुष्टि तो व्यक्ति को कभी होती नहीं है, राइट। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा समझता हूँ कि जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ विभिन्न सूत्रों से, उसके आधार पे जो मैं चला आज तक, काफी कुछ ईश्वर की कृपा से मुझे सफलता प्राप्त हुई। और सफलता का एक ही आधार होता है कि जो व्यक्ति आपसे 20 साल 15 साल 10 साल पहले मिला है, अगर वो मुस्कुरा के आपसे मिलता है और आपको आदर देता है, तो आपकी वास्तव में जो है सफलता है और आपका जीवन जो है धन्य है। और अगर व्यक्ति 5 साल पुराना भी आपसे कट के जा रहा है और आपको देखना भी पसंद नहीं करता, तो ये आपकी कोई सफलता नहीं है। निश्चित तौर पे जो चरित्रवान व्यक्ति होता है, जो उपकारी व्यक्ति होता है, जो सत्य सनातन वैदिक धर्म से ज्ञान प्राप्त करता है और वैसे ही वो कर्म भी करता है, ज्ञान प्राप्त करना अपनी जगह, कर्म भी करता है, तभी वो अपनी सफलता को मान सकता है। धन अर्जित करना सफलता नहीं है, मकान बना लेना सफलता नहीं है। सफलता ये है कि आपने अपने जीवन में जो आपके करने योग्य कर्म थे, विपरीत परिस्थितियों में भी आपने उससे आप नहीं डिगे और आपने वो किए, वो ही आपकी जो है सफलता है। मैंने ऐसा करने का प्रयास किया है। मैंने कितना सही प्रयास किया है ये तो वो लोग बता पाएंगे जो मेरे से संबद्ध रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि योग्यता जो ईश्वर ने मुझे दी है उसके अनुसार किया है और आगे भी मैं ऐसा ही करता रहूं। ग्रेट सर। हर किसी का ऑब्जेक्टिव लाइफ में यही होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, जो हमारा कर्म है, हम उसको पूरी ईमानदारी के साथ में करें। और बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जो परिस्थितियां हमारे साथ है वो सही है तो भी, गलत है तो भी, हमारा जो चरित्र है वो वैसा ही रहना चाहिए, हमेशा वो चेंज नहीं होना चाहिए या गलत साइड पे नहीं जाना चाहिए। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने हाईलाइट किया, बहुत ही वैलिड पॉइंट है और हम सभी को इसको फॉलो करना चाहिए। और इसी के साथ में हम लोग पहुंच रहे हैं आखिरी सवाल पर। कोई मैसेज या एडवाइस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के साथ में? 2 सलाह मैं सबको देना चाहता हूं कि अगर भारत राष्ट्र है और अगर भारत राष्ट्र के अंदर सनातन धर्म है, तभी तक हम सुरक्षित हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं और विश्व को मानवता का संदेश
दे सकते हैं, क्योंकि विश्व को मानवता का संदेश देने वाला केवल सनातन धर्म है, कोई और मत हो ही नहीं सकता। तो इसकी रक्षा में आप सदैव तन मन धन से प्रयत्नशील रहें और इसकी रक्षा करें, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत ही मुश्किल समय है। करेक्ट। दूसरा मेरा ये संदेश है कि जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, जो हमारे शास्त्रों की मान्यताएं हैं, जो वैदिक मान्यताएं हैं, वो ही शाश्वत मान्यताएं हैं, वो कभी बदलती नहीं है। हम यथा सामर्थ्य यथा शक्ति उनका स्वाध्याय अध्ययन करते रहें और कोशिश करें कि हम उन्हीं मार्ग पर चलें, तभी हमें सुख समृद्धि और यश प्राप्त हो सकता है। करेक्ट जी, करेक्ट। बहुत ही बढ़िया विचार पे मतलब आपने शेयर किया हम लोगों के साथ में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे साथ में शेयर की और हिस्ट्री का वो पहलू हमारे साथ में रखा जो काफी धुंधला हो चुका था ऑलरेडी। उसके ऊपर मिट्टी की धूल की परत जमी हुई थी, उसे हटाना, उसे साफ करना और उसे नए तरीके से प्रस्तुत करना लोगों के सामने कि वो जान पाए कि हमारा एक्चुअली में इतिहास क्या रहा है, हम कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ तक पहुंचे हैं, वो बहुत जरूरी है। तो आप जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो रियली हेड्स ऑफ टू यू। बहुत उसमें आप मेहनत कर रहे हैं और आपका शुक्रिया भी मैं करना चाहूंगा कि आप इतने अच्छे काम पे लगे हुए हैं और शिद्दत के साथ उसमें काम पे लगे हुए हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ आपका कि आप यहाँ आए और हमारे साथ में शेयर की इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगा कि अगली बार जैसे कि आप कह रहे थे कि मनुस्मृति के बारे में चर्चा करेंगे, तो बहुत जल्दी हम दोबारा कनेक्ट करेंगे और मनुस्मृति के बारे में और हिस्ट्री के कुछ और फैक्ट्स के बारे में तब हम डिटेल में चर्चा और करेंगे। तो थैंक यू सो मच अखिलेश सर, आपके टाइम के लिए और आपके एनर्जी के लिए, आपके काम के लिए। और साथ ही साथ मैं अपने वीडियो के साथ में या इंटरव्यू के साथ में आपके लिंक्स भी शेयर कर दूंगा, सोशल मीडिया लिंक्स, सो दैट कि लोग आपसे जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में जान सके और आप जो काम कर रहे हैं उस काम को समझ सके और उस काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा भी सके। तो मैं ये चीज साथ में शेयर करूंगा। तो गाइज आप जरूर देखिएगा वो लिंक्स को और साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन भारत के सभी लोगों तक पहुंच सके, जो इंडिया में भी रहते हैं और जो बाहर भी रहते हैं, सब तक ये जानकारी पहुंच सके। मैं भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए और मेरी बात को जन जन तक पहुंचाई जाए। वास्तव में आज का मीडिया तो भगवान विष्णु का शंख है। जी सर। तो आप लोग तो जो है एक तरह से ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं और आपका भी बहुत बहुत नमन कि आप सत्य को फैलाने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं। आपका भी आभार और सभी सुनने वालों का आभार। सभी को नमस्ते, ओम। थैंक यू सर। और साथ ही साथ सभी दर्शकों का, श्रोताओं को भी थैंक यू। आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आज का जो इंफॉर्मेशन है और जो डिस्कशन है अखिलेश सर के साथ में सुना होगा, ध्यान से एंजॉय किया होगा, इसको समझा होगा। और गाइस साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि हम किसी एक अच्छे संघर्ष पे आगे बढ़ सके। तो आप सभी का समय शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर।